अचानक से कुछ ऐसी चीजें हमारे देश में घट रही हैं जिस पर विश्वास करने का मन नहीं करता कि ये नेचुरल है। कुछ ही समय पहले खबर आई थी कि चाइना के पास में इंडिया का वेदर को मॉडिफाई करने की ताकत है। ये खबर काफी बड़ी खबर थी जिसको कई सारे इंटरनेशनल आउटलेट्स ने छापा था। चाइना के पास वेदर को मॉडिफाई करने का एक वेपन सिस्टम डेवलप कर लिया गया है जिसको वो काफी जगह यूज भी कर चुका है। 2008 के अंदर ही बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर सबसे पहले चाइना ने इसको डिप्लॉय किया था, आर्टिफिशियल रेनिंग, जिसके लिए 1000 से ज्यादा रॉकेट्स हवा में दागे गए थे। और यहां पर भी जो कुछ हो रहा है वो भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आपको ये पता है रॉकेट्स की रेंज ज्यादा है, 100 किलोमीटर से ज्यादा दायरा कवर कर सकता है। अभी के अभी जो उत्तराखंड के अंदर वेदर मॉडिफिकेशन की वजह से जिस प्रकार का सैलाब वहां पर आया है वो लोगों के गले नहीं उतर रहा, विशेषज्ञों के। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि पिछली बार जब वहां पर सैलाब आया था तो वो मई जून के आसपास में आया था, क्योंकि उस समय बर्फ पिघल रही होती है। इस समय फरवरी चल रहा है। इस प्रकार की घटनाएं अविश्वसनीय हैं। और ये सारी की सारी बातों को रिलेट होने के लिए इस पे नजर डालिए कि डोकलाम मिलिट्री स्टैंड ऑफ के समय ही इस प्रकार के वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम को वेपन की तरीके से इस्तेमाल करने की बात तेज हुई थी। 4 दिसंबर को ही CNN, जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट है, उसने छापा था कि चाइना के पास इंडिया से भी ज्यादा बड़े एरिया के अंदर वेदर मॉडिफिकेशन करने की क्षमता आ चुकी है। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि अगर ग्लेशियर टूटता है उत्तराखंड में या कहीं पर भी, तो वो तभी होता है जब या तो बर्फ पिघल रही होती है या फिर ऊपर से ज्यादा रेन्स आ जाती हैं जो रेन स्नो के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कहीं पर रेन सीडिंग की जाए। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने पाया था क्लाउड सीडिंग करके स्नोफॉल किसी भी एरिया के अंदर बढ़ाई जा सकती है, जिसके कई सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स तो काफी महंगे होते होंगे, उनको लाखों करोड़ से तो बात नहीं बनती होगी, कम से कम मिलियंस में और हो सकता है बिलियंस के अंदर इसका खर्चा आता हो। और मिलियंस से भी 1000 गुना बड़ा यानी बिलियंस की बात करते हैं। चाइना ने $1.34 बिलियन केवल और केवल इस वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम को वेपन की तरीके से इस्तेमाल करने के लिए लगाए हैं। दिसंबर के अंदर ही ABC न्यूज ऑस्ट्रेलिया का बताया था कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो काम हो रहा है उसके इफेक्ट्स इंडिया के ऊपर हो सकते हैं। इस बात के ऊपर आप नजर डालिए कि ये जो इफेक्टेड एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया से काफी नजदीक है। कितना नजदीक है, क्या वहां पर चाइना के रॉकेट्स पहुंच सकते थे? एरिया देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं ये जो जोशीमठ वाला एरिया है और जो इफेक्टेड एरिया है इसके पास ही ये चाइना के बॉर्डर से कितना दूर है, और क्या चाइना के बॉर्डर से इतना नजदीक है कि इस पर यह काम किया जा सकता है। तो जोशीमठ के थोड़ा से नजदीक आते हैं। ये जो पूरा का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये यहां पर जो लैंड मास है, ये यहां पर जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, ये ही इफेक्टेड एरिया है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके हम देख पा रहे हैं कि बगल के अंदर काफी सारी बर्फ है और थोड़ी सी दूर जाते हैं तो हमें दिखाई दे जाता है कि डिस्प्यूटेड एरिया वाली जो लाइंस हैं ये गूगल अर्थ के अंदर दिखाई देती है। मतलब ये जो एरिया है तो इंडिया का, मगर चाइना कहता है कि ये एरिया मेरा है। साथ ही के अंदर आप देखेंगे कि ये दूसरी तरफ जो बद्रीनाथ वाला जो एरिया है वहां से भी आगे की तरफ अगर हम जाएंगे, थोड़ा सा इसको नीचे करके देख रहे हैं, आगे की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये जो पहाड़ हैं इन पहाड़ों के उस तरफ आपको एक और डिस्प्यूटेड एरिया नजर में आता है। तो अब हमें ये यहां से कैलकुलेशन करनी है कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये यहां से कितनी दूर है। हम इस बात के ऊपर भी ध्यान देंगे कि डिस्प्यूटेड एरिया जरूर दूर है, मगर यहां पर हर एक मानव को या हर एक आदमी को यहां पर आने की जो पूरी चेकिंग की जाए उसका इंतजाम ऐसे दर्रों के अंदर हो ही नहीं सकता। तो ये जो इफेक्टेड एरिया है गूगल मैप्स के अंदर खोला है, आप इसको देख लीजिए। यहां तक की जगह है और आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर से भी कम का एरिया है जहां से चाइना और इंडिया का डिस्प्यूटेड एरिया, चाइना कहता है डिस्प्यूटेड एरिया है, वो चालू हो जाता है। और साथ ही के अंदर आप ये देखिए कि एक नेशनल हाईवे, चाइना का एक हाईवे जा रहा है इसके बिल्कुल नजदीक, 100 किलोमीटर से भी कम दूरी है डिस्प्यूटेड एरिया से, जिसको 2 घंटे में कवर किया जा सकता है। हमारे साइंटिस्ट वर्ल्ड में सबसे काबिल हैं, वो जल्दी ही पता लगा लेंगे कि क्या यहां पर किसी प्रकार का लोकलाइज्ड माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर वेदर मॉडिफिकेशन हुआ था जिसकी वजह से ये हुआ है या नहीं है। कुछ समय लगता है, 3-4 दिन लगते हैं, 3-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। मगर जो पॉलिटिकल, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर अगर आप नजर डालते हैं कि हाल ही के अंदर 2 शख्सियतों ने, एक रिहाना और एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा ने वहां पर जो ट्वीट किया था उसके बाद में एनवायरमेंट के ऊपर ही इंडिया के अंदर इस प्रकार की एक समस्या आना, यह एक संयोग है या फिर क्या है? इस बात को भी आप संयोग ही मानेंगे कि ग्रेटा एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है, वो किसी दूसरे मसले के ऊपर कभी ट्वीट नहीं करती। पहली बार ही उसने
पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर ट्वीट किया है और पहली बार ऐसा हुआ है जो बात सरकार और आड़तियों के बीच में हुई है उसी के अगले दिन ये सब काम हो जाता है। देखिए कितना बड़ा संयोग है। और एक और संयोग के ऊपर अभी आप नजर डालेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी कि किस प्रकार से चाइना इसको बैक कर रहा था। रिहाना को चीन की राजकुमारी कहा जाता है क्योंकि चीन की सरकार लालन पोषण करती है। उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में ट्वीट किया। इसके अलावा भी वो पॉलिटिकली हाल ही के अंदर म्यांमार के बारे में उन्होंने ट्वीट किया है, जैसा अमूमन वो करती नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को अधिकार होता है, हर किसी मसले के अंदर अपनी नाक डाल सकता है, मगर ऐसे सारे के सारे मसले जो चाइना की तरफ हैं उसको फेवर करते हैं और चाइना के खिलाफ हैं। क्या एक भी ऐसा मसला आया है जिसके अंदर रिहाना ने चाइना के खिलाफ, जो इंटरेस्ट के खिलाफ है, उस पर एक भी छोटा सा ट्वीट किया है या नहीं किया? तो बर्मा में सत्ता परिवर्तन होने से चाइना बर्मा इकोनॉमिक कॉरिडोर को और तेजी से वहां पर फैलने में मदद मिली है और रिहाना का ट्वीट भी आया है। साथ ही के अंदर नाइजीरिया के अंदर चाइना के इंटरेस्ट थे, वहां पर चाइना को घुसना था और उसके बारे में रिहाना ने ट्वीट किया था। एक और बात देखिए, ब्लैक लाइव्स मैटर के अंदर भी रिहाना ने ट्वीट किया था और यह भी चाइना को फेवर करने वाला प्रोपेगेंडा था क्योंकि ट्रंप के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा जा रहा था और इसकी वजह से चाइना को रिलीफ मिलने वाला था। सूडान के अंदर भी चाइना के बहुत ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और वहां पर अगर सरकार कमजोर होती है, इंटरनेशनल अगर वहां पर ध्यान ज्यादा जाता है तो चाइना को अपना काम करने में काफी सहूलियत होती है। उसके बारे में रिहाना ने ट्वीट किया था। अब फार्मर्स वाला जो मसला इंडिया के अंदर है उससे कई गुना ज्यादा मसला चाइना के अंदर हुआ था और भी कई सारे मसले हुए थे। क्या उनके बारे में रिहाना ने ट्वीट किया था? तो हांगकांग का जो मसला है उसके बारे में रिहाना ने ट्वीट नहीं किया। पूरे वर्ल्ड की सभी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया मगर रिहाना ने नहीं किया। साथ ही के अंदर वीगर मुस्लिम्स के ऊपर जो वहां पर हद हो चुकी है मानवाधिकार हनन की, मगर वहां पर रिहाना का कभी ट्वीट नहीं आया। उसी के साथ के अंदर ताइवान में इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो चुके हैं चाइना के खिलाफ, हर कोई उनका साथ दे रहा था मगर रिहाना का कैसा भी ट्वीट नहीं आया। और चाइना के फार्मर्स की बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण कर ली गई थी, उसके बारे में प्रोटेस्ट हुए थे, उस पर भी रिहाना का कोई ट्वीट नहीं आया। अगर ग्रेटा वो वाला ट्वीट नहीं करती जो उसने किया था, उसके बाद सबको जो पता पड़ना था कि ये जो साजिश है ये किस तरीके से प्लान्ड वे के अंदर चल रही है। और साथ ही के अंदर ये भी लोगों ने सोचा कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को अचानक से फार्मर्स में दिलचस्पी कैसे होने लग गई। और रिहाना ने कभी भी एक सिंगल ट्वीट भी वो नहीं किया जो चाइना के खिलाफ हो। आखिर ये सब चल क्या रहा है? कब तक ये सेलिब्रिटीज चाइना के टुकड़ों के ऊपर पलकर केवल और केवल वो एजेंडा उठाते हैं जो चाइना के पक्ष के अंदर होता है और इंडिया के विपक्ष में? युद्ध के कई सारे प्लान्स होते हैं, प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी शुरू। जिस दिन प्लान ए फेल हुआ है उसी दिन ये प्लान बी के शक्ल के अंदर क्यों दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर सबकी संदेह जा रहा है। वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स पे चाइना इतना खर्चा क्यों कर रहा है? जितने पैसों में राफेल की डील हुई है उससे कई गुना ज्यादा पैसों में वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम को वेपन के अंदर बनाने में क्यों डील किया जा रहा है? और पूरी की पूरी वर्ल्ड की मीडिया अचानक से इंडिया को क्यों वार्न कर रही थी कि चाइना का वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम आपके ऊपर एक खतरा है? ये सारी की सारी बातें इतनी सारा दिन पर दिन, मतलब प्लान दर प्लान मैच करती हुई ये सारी की सारी रिलेट कर रही हैं कि इनको नेचुरल मानने का मन ही नहीं करता। और जिस हिसाब से हमारे देश के संप्रभुता के ऊपर दुश्मन देश आक्रमण कर रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए हमें एकजुट होकर ही काम करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।